नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से अश्विनी क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 में कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, ठीक है। और इसमें हमने कोशिका की परिभाषा से लेकर के कोशिकांग तक पढ़ लिया था। कोशिकांग में हमने पहला कोशिकांग कोशिका झिल्ली को पढ़ना शुरू किया था। कोशिका झिल्ली के बारे में हमने जाना था कि कोशिका झिल्ली क्या है, इसके क्या काम है। उसके बाद में इससे एक और रिलेटेड जो टॉपिक था वह था हमारा कि कोशिका झिल्ली से हो करके पदार्थों का आवागमन, यानी कि कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर से बाहर आते हैं, कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के बाहर से अंदर जाते हैं। तो यह अंदर आने और जाने की जो क्रिया होती है किस प्रकार होती है, इतना तक हमने जाना था, ठीक है। यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में हमने लगभग मैक्सिमम टॉपिक जो है, मैक्सिमम जानकारी जो है इस क्लास की सीमा तक इकट्ठा कर लिया है। थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है जो ओवर करने का मतलब कि कुल मिला के जो अभी तक कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़े हैं यही जानना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास बिना समय बर्बाद किए। और इस वीडियो को आप बाकी बच्चों तक भी ज़रूर एक बार पहुंचा दें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका पार्ट 8 हो जाएगा। और पार्ट 8 में आज हमको पढ़ना है कोशिका झिल्ली की भूमिका। इसके पहले हमने पढ़ा था कि कोशिका विसरण और परासरण का क्या महत्व है। फिर हमने पढ़ा था कि विलेय, अतिपरासी, समपरासी, ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। इसका PDF नोट जैसे कि ये लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये सब जैसे लिखा हुआ दिख रहा है वैसे ही नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो उसे डाउनलोड करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, कोशिका झिल्ली की जो है कोशिका में क्या भूमिका है, या फिर पेड़ पौधों में या फिर किसी भी जीवित जीव जो हैं, या वह पेड़ पौधा हो या फिर जीव जंतु है, उसमें कोशिका झिल्ली की ओवरऑल क्या भूमिका रही है। अभी तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही परासरण की क्रिया संपन्न होती है। आप परासरण के बारे में बहुत अच्छे से अब जान चुके हैं। एक डिटेल वीडियो इस पर बन चुका है कि विसरण क्या है, परासरण क्या है। तो ये चीज़ कोशिका झिल्ली के द्वारा ही संपन्न होती है। विसरण आपको पता ही है और परासरण आपको पता ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखिए। पढ़ाई करना है तो मन से पढ़ाई कीजिए। फिर है पौधों में जो खाद्य पदार्थ होता है का स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। यानी कि जो पौधे हैं उनमें खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है कोशिका झिल्ली के द्वारा ही अधिक सांद्रता वाले, क्या कहता है कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। सांद्रता आप समझते हैं। सांद्रता कहने का क्या मतलब कि मान लीजिए इसमें पानी है और यहाँ भी पानी है, ठीक है। अब हम कुछ चीनी का मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कुछ चीनी इसमें ले लेते हैं। क्या करते हैं, चीनी ले लेते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 दाना चीनी लिए और इसमें 1 2 3 4 5 दाना चीनी लिए, ठीक है। तो ये अधिक सांद्र है और ये कम सांद्र है, ठीक है। तो अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले क्षेत्र। सांद्रता कहने का जैसे कि सांद्र कहने का क्या मतलब है कि कम विलेय की मात्रा कम मिली हुई है। तो इसमें अधिक सांद्रता है और इसमें कम सांद्रता है। तो जब भी होगा कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है, सॉरी हम आपको गलत बता रहे, जैसे कि ये क्या है, कम सांद्र है और ये क्या है, अधिक सांद्र है। यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसमें पानी की मात्रा कम है। तो क्या होगा कि इधर से इधर पानी का मूवमेंट होगा। लेकिन जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वह ज़्यादा वाले से कम की ओर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो जहाँ पर ज़्यादा खाद्य पदार्थ की मात्रा है वहाँ से क्या होता है, कम वाले की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो सदा अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले भाग की ओर ही क्या होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा स्थानांतरण होता है। तो यहाँ भी हम देख एक मतलब कि एक ओवरऑल आपको बोले तो कोशिका झिल्ली के द्वारा ही जो खाद्य पदार्थों का आवागमन है वह किसके द्वारा ही निर्धारित होता है, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही निर्धारित होता है। किधर से किधर की ओर, तो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है।
जंतुओं का बात कर ले, जैसे हम लोग भी जंतु में आते हैं, कुत्ता, हाथी, गाय, जो भी हो वो क्या आता है, जंतु में ही आता है। तो जंतुओं में जो भी गैस है या फिर पोषक तत्व है या फिर हार्मोन है या फिर उत्सर्जित जो भी पदार्थ है या फिर उपापचयी क्रियाएं, मतलब कि जो क्रियाएं होती हैं, मान लीजिए कि श्वसन है, पाचन है, ये सारी उपापचयी क्रियाएं हैं। तो उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो भी उत्पाद पदार्थों का एक भाग दूसरे भाग में परिवहन होता रहता है, जिसमें कोशिका झिल्ली की मुख्य भूमिका होती है। जैसे जो खाना, पचा हुआ खाना है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। तो जो पूरे बॉडी में ये खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें भी किसकी भूमिका होती है, कोशिका झिल्ली की निश्चित ही भूमिका होती है। तो ये सीधा समझा जाए तो कोशिका झिल्ली की हमारे शरीर में या फिर दूसरे भी जीवित जीवों के शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना बात आप समझें। तो आपको अगर याद हो तो जो परिवहन है वह हम आपको बताए थे, एक था विसरण, एक था परासरण और एक था सक्रिय परिवहन। तो देखिए, विसरण और परासरण पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय परिवहन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सक्रिय परिवहन एक अलग परिवहन है। तो निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन एक बार हम आपको मोटा मोटी तौर पर बता देते हैं, ज़्यादा इसके बारे में आपको जानना नहीं है, बस थोड़ा सा जानना है कि ये होता क्या है। तो देखिए, निष्क्रिय परिवहन को इंग्लिश में पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पदार्थों के परिवहन में जब ऊर्जा यानी कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब हम उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। लेकिन जब पदार्थों के परिवहन में आपको ऊर्जा लगाने की ज़रूरत होती है, तो हम उसको सक्रिय परिवहन बोलते हैं। क्या समझे आप, फिर से समझिए कि जब पदार्थों के परिवहन में या फिर वो जल हो या फिर कोई न्यूट्रिएंट है, जैसे पोषक पदार्थ हो, मान लीजिए कि कैल्शियम ही है, आयन है या फिर बना हुआ खाना है, कुछ भी हो, अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर इन पदार्थों के परिवहन में आपको ऊर्जा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि कोशिका को अगर ऊर्जा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है वैसे परिवहन में, तो उसको सक्रिय परिवहन कहा जाता है। इसको एक सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कि आपके पास में एक पत्थर है, ठीक है, और आप किसी ऊंचे ऐसे ढुलकाऊ यानी कि ढलान वाले ज़मीन पर खड़े हैं, ठीक है, ऊपर खड़े हैं, तो आपको ऊपर से नीचे गिराने में क्या कोई मेहनत लगेगा, नहीं लगेगा। तो यही हो गया, जो अपने आप आ जाए ढुलक के या फिर जो अपने आप हो जाए, वह क्या हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन यही इसी पत्थर को अगर आपको नीचे से ऊपर चढ़ाना हो, क्या करना हो, नीचे से ऊपर चढ़ाना हो, तो आपको बहुत कठिनाई होगी। आपको क्या करना होगा, ताकत लगाना होगा। क्या इसमें आपको नीचे लेके आने में ताकत लगा, बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा। लेकिन इसको नीचे से ऊपर लेके जाने में क्या हो रहा है, ताकत लग रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अभी क्या होता था कि इसमें क्या था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जब जाता है, तो ये देखिए अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जा रहा है, तो यह पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर नीचे से ऊपर यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको एक और आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके छत पर टंकी लगी है, ठीक है, क्या है, पानी की टंकी है। आपको भी पता है कि इस पानी की टंकी में पानी कैसे भरा जाता है, कि पाइप से भरा जाता है, ठीक है। और इसको निकालने के लिए भी दूसरा पाइप घर में लगा होता है, जहाँ नल लगे होते हैं। समझ में आ रही बात। तो आप बताइए कि जब आप नल खोलते हैं तो क्या किसी मशीन की आपको ज़रूरत होती है इसमें से पानी निकालने के लिए? आप कहिएगा कि बिल्कुल भी किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर पानी पहुँचाना हो तो क्या ऐसे ही पहुँच जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति, जो मोटर से पानी को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ा रहे हैं, यानी कि जब एनर्जी दे रहे हैं उसको, तभी तो ये ऊपर चढ़ रहा है। तो जो ये मोटर से जो टंकी में पानी भराया, ये कहलाया सक्रिय परिवहन। लेकिन जो भरे हुए टंकी से पानी नल खोल के पानी निकालिए, ये कहलाया निष्क्रिय परिवहन। अब आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया ही होगा, ठीक है। इसको एक और एग्जांपल से अब साइंस की भाषा में समझिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है
कि जो अधिक सांद्रता है वो कम सांद्रता, जैसे कि मान लीजिए कि यह कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ कुछ सॉल्यूशन है, हम भी यहाँ फिगर बना देते हैं, ठीक है। इसको आप मान लीजिए सेल का कोशिका झिल्ली मान लीजिए, ठीक है, कोशिका झिल्ली मान लीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ कुछ विलियन रख रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ भी कुछ विलियन रख रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ सांद्रता अधिक है, यहाँ सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब गति होगी तो वो क्या कहलाएगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि निष्क्रिय परिवहन कहलाएगा, ठीक है, चाहे वो कैसा भी क्यों न हो ये। लेकिन एक और अगर हम कंडीशन बनाएं कि यहाँ पे कोशिका झिल्ली रख दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, कोशिका झिल्ली रख दिए, और आपको बता दें कि इसका 3 टाइप होता है। ये जो क्या बोलते हैं, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस पैसिव ट्रांसपोर्ट का 3 टाइप होता है। एक होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्लेशन, और तीसरा होता है ऑस्मोसिस। तो जिसमें हम लोग डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस यानी कि विसरण और परासरण पढ़ा था। इसके बारे में और डिटेल में आपको क्लास 11 में पढ़ना है, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। और एक जो तीसरा हुआ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका भी 2 टाइप होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो उतना आप अभी नहीं जानिए, बस जानिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्या। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप सांद्रता कुछ देख रहे हैं, ठीक है, और फिर नीचे भी कुछ सांद्रता देखिए आप, नीचे भी कुछ क्या है, सांद्रता है। अब आप बताइए कि ऊपर सांद्रता ज़्यादा है कि नीचे सांद्रता ज़्यादा है। आप कहिएगा कि ऊपर सांद्रता ज़्यादा है। तो कम सांद्रता से जब उच्च सांद्रता की ओर हम किसी भी पदार्थ का गति कराएं तो ऐसे इस जो परिवहन को ही क्या कहा जाता है, सक्रिय परिवहन कहा जाता है, जो यहाँ पर अब क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी कोशिका झिल्ली की भूमिका होती है, ठीक है, इसमें भी कोशिका झिल्ली की क्या होती है, भूमिका होती है। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की। तो देखिए कोशिका झिल्ली लचीला होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, लचीला होता है, रिजिड यानी कि ड्रिड नहीं होता है, ज़्यादा कड़ा नहीं होता है, एकदम लचीला होता है। तो ज़्यादा लचीला होने के कारण एक और काम करता है, वह काम क्या है, जो सुनिएगा। कुछ ऐसी एक कोशिकीय जंतु होते हैं जैसे कि अमीबा है, या ठीक है, जैसे कि अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका झिल्ली क्या होता है, लचीला होता है। तो उसका जो लचीलापन होता है कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकते हैं। मतलब कि ये एक कोशिकीय जीव है, मतलब कि इसमें कोशिका कितनी होगी, अमीबा में कोशिका कितनी होगी, सिर्फ एक होगी। और इसकी जो कोशिका झिल्ली है इस प्रकार से लचीली होती है कि यह कोशिका अपने बाहरी वातावरण से किसी खाना को अपने अंदर में ले सकती है, ठीक है, भोजन हो चाहे कोई और भी खाद्य पदार्थ को है उसका अधिग्रहण यानी कि खा सकती है, सीधा समझिए कि। और कोशिका झिल्ली द्वारा होने वाली इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली में, अमीबा में भोजन का अधिग्रहण किस विधि द्वारा होता है, तो वह है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। अब इस चीज़ को समझिए, देखिए यह है अमीबा, ठीक है, अमीबा का आकार कुछ इसी तरह का होता है, ठीक ना। अब इसके सबसे बाहर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है जिसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ इसको मिल गया फूड पार्टिकल्स यानी कि कुछ मिल गया भोजन। अभी देखिए ये यहाँ से फटना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से फटना शुरू हो जाएगा, जो कि देखिए आप यहाँ से ही फट चुका है बहुत ज़्यादा। और उस भोजन को अपने अंदर में वो क्या करेगा, लेना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से फट गया, यहाँ पे दूसरा स्थिति में क्या हो गया, फट गया। तो ये जो इसका मुंह बना इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, स्यूडोपोडिया। अभी मुंहुआ क्या हो जाएगा, जब इसको खाना को अपने अंदर में ले लेगा तो ये मुंहुआ हो जाएगा बंद। देखिए यहाँ पे मुंह हो गया बंद, अभी खाना क्या हो गया, इसमें घेरा गया। याद रखिएगा कि अमीबा में सिर्फ एक ही कोशिका होती है और इस कोशिका झिल्ली की लचीलापन के कारण इसमें ये ऐसा हो पाया। अगर ऐसा नहीं हो पाती तो अमीबा का अस्तित्व अभी तक खत्म हो चुका, वो समाप्त हो चुका होता। तो इसमें अब खाना क्या हो गया, घिर चुका है। अब इसमें एंजाइम ये सब इसका काम करता है और इसको पचा देता है। क्या करता है, पचा देता है। यहाँ जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो शरीर के किसी भी भाग में, हम लोगों के शरीर के किसी भी भाग में तो खाना नहीं पच सकता है। मुंह में पचेगा, फिर फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से फिर होते हुए
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा पचेगा। तो ये हमारे शरीर में एक वेल डेवलप्ड पूरा का पूरा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन इस एक कोशिका में कहाँ से उतना सिस्टम डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं से भी, जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही मुंह खुलता, अगर यहाँ भी इसके खाना रहता तो ये इधर से फटता और फिर किन्होंने ले जाकर उसको बंद कर देता और फिर इसको पचा देता। जब ये खाना पच जाता तो इसके शरीर में जो भी एनर्जी होता चला जाता और फिर जो अनपच भोजन है वह फिर कहीं ना कहीं से क्या हो जाता, फटता और उसको बाहर निकाल देता। क्या करता, बाहर निकाल देता और फिर से वो बंद हो जाता। तो यही है एंडोसाइटोसिस। अब आपको समझ में आया होगा कि अमीबा खाना किस प्रकार से खाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बाकी बच्चों को के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। जब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम आपको बताएंगे कि कोशिका भित्ति क्या है। क्या बताएंगे, कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल भी बोला जाता है। तो इंतज़ार कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें।